हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं इम्परफेक्शंस इन क्रिस्टल्स, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, मेटेलिक डिफेक्ट या सॉलिड डिफेक्ट या डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। ये बहुत सारे नाम जो मैंने आपको अंग्रेजी में लिए हैं, इन्हें हम एक छोटे से हिंदी के नाम से बात करेंगे, केवल क्रिस्टल दोष। तो आज जो हम बात करेंगे क्रिस्टल दोष की बात करेंगे। आपको अच्छी तरीके से जानकारी हो गई होगी, इस पूरे चैप्टर में हम क्रिस्टल के जो परमाणु हैं उनके अरेंजमेंट पर ही विचार कर रहे हैं। किस प्रकार से कण एक दूसरे के साथ सटे रहते हैं, किस प्रकार पैकिंग बनाते हैं, किस प्रकार वे पैकिंग फ्रैक्शन बनाते हैं, किस प्रकार उसका घनत्व बनता है, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अब अगर ये आदर्श व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ा जाए, किसी क्रिस्टल की जो अपनी आदर्श व्यवस्था है, यदि उसमें कुछ परिवर्तन आ जाए, कोई मॉलिक्यूल, कोई परमाणु अपनी जगह से हट जाए या कोई परमाणु उस जगह पर आ जाए दूसरा, तो ऐसी स्थिति में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो क्रिस्टल दोष को हम डिफाइन करेंगे एक छोटे से लाइन में कि जब किसी क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था में कोई विचलन आ जाता है तो उसे हम क्रिस्टल दोष कहते हैं। मुख्य रूप से जो क्रिस्टल दोष हैं वो हमारे दो प्रकार के हैं। एक है हमारा बिंदु दोष, जिसे हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। और दूसरा है रेखीय दोष, जिसे हम रेखीय लीनियर डिफेक्ट कहते हैं, या हम लाइन डिफेक्ट भी कहेंगे इसे। तो ये दो प्रकार के दोष हैं। बिंदु दोष का मतलब जब किसी एक बिंदु के चारों ओर क्रिस्टल के आदर्श व्यवस्था में विचलन आता है, किसी क्रिस्टल में एक बिंदु के चारों ओर क्रिस्टल दोष आता है, उसे हम बिंदु दोष कहते हैं। और जब किसी क्रिस्टल में एक पूरी पंक्ति में कोई परिवर्तन आ जाता है, कोई विचलन आ जाता है, तो उसे हम रेखीय दोष कहते हैं। आसान से है, कुछ ज्यादा इसमें वो नहीं है। अभी आपको ये सब क्लियर समझ में आने वाले हैं। हम यहां पर जो बात करेंगे केवल बिंदु दोष की बात करेंगे, क्योंकि कक्षा 12 में बिंदु दोष को ही दिखाया गया है, लाइन डिफेक्ट की बात नहीं है या लीनियर डिफेक्ट की बात नहीं है। यहां हम एक बिंदु के चारों ओर जो हमारे बिंदु व्यवस्थित रहते हैं, उनके अंदर जो विचलन आता है उसके बारे में ही बात करेंगे। तो ये जो पॉइंट डिफेक्ट है, मैंने आपको बताया, जब किसी क्रिस्टल में एक बिंदु के चारों ओर उसकी आदर्श व्यवस्था मतलब जो उसका पैटर्न है, उस पैटर्न में अगर परिवर्तन आता है तो उस दोष को हम बिंदु दोष कहते हैं। ये बिंदु दोष हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। पहला है हमारा स्टियोमेट्रिक, दूसरा है नॉन स्टैचोमेट्रिक, और तीसरा है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धता दोष। स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, इसकी बात करेंगे। स्टोआइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है? स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है दोस्तों? METRIC डिफेक्ट में क्या होता है कि जब इसके अंदर
आदर्श व्यवस्था में परिवर्तन आता है या विचलन आता है तो उसमें जो धनायन है और ऋणायन है उनका अनुपात निश्चित रहता है। ऐसे दोष जिनके हो जाने पर धनायन और ऋणायन का अनुपात निश्चित रहता है, नहीं बिगड़ता, उन्हें हम स्टोइकोमेट्रिक दोष कहते हैं। इनसे क्रिस्टल का घनत्व पर प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि इस दोष में अनुपात तो नहीं बदलता लेकिन घनत्व में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि दोष उत्पन्न होगा तो परमाणु कम हो जाते हैं और द्रव्यमान घट जाता है। दूसरा, ये गर्म करने पर अक्सर इस प्रकार के दोष देखे जाते हैं, मानी अगर हम किसी क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ये स्टोइकोमेट्रिक दोष भी 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। अब यहां से आप शुरू करेंगे, थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा आपको। स्टोइकोमेट्रिक में पहला दोष है हमारा रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष का मतलब यह है कि जब किसी क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था में, जैसे ये देखिए ये एक आदर्श व्यवस्था है, ये हम बना सकते हैं एक के बाद एक, ये हमारे परमाणु हैं और यहां हमारे परमाणु हैं ए बी ए बी बी ए बी ए, और इस व्यवस्था में से कोई एक परमाणु बाहर निकल जाए तो यहां देखिए आप क्या बन गई है, एक रिक्ति बन गई है। क्या बन गई है? रिक्ति, वैकेंसी। इसलिए हम इस दोष को कहेंगे रिक्तिका दोष। और यहां परमाणु कम हो गया है तो घनत्व घट जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान घट जाएगा। साधारणतः गर्म करते ही ऐसी व्यवस्था बन जाती है। तो वे दोष जिनमें कोई परमाणु अपना स्थान छोड़ देता है और उसके स्थान पर रिक्ति बन जाती है, रिक्तिका दोष कहलाते हैं। दूसरा दोष है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष इसमें देखिए क्या होगा, जैसे यहां है ये, और कोई परमाणु अपना स्थान छोड़ के अंतराकाशी स्थान में आ जाए, ठीक है। जब किसी क्रिस्टल में जो आदर्श व्यवस्था होती है उसमें से कोई परमाणु अपना स्थान छोड़कर, मान लीजिए यहां से छोड़ के ये यहां पर आ गया, तो इसे हम अंतराकाशी दोष कहते हैं। कौन सा दोष कहते हैं? अंतराकाशी दोष कहते हैं, क्योंकि ये जो परमाणुओं के बीच में जगह है उसे कहते हैं अंतराकाश। क्या कहते हैं? अंतराकाश। उस अंतराकाश दोष में जब कोई परमाणु आ जाता है तो उससे उत्पन्न दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। ये जो दोष हैं ये मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं वे अनायनिक पदार्थों में मिलते हैं। अनायनिक मतलब जो आयनिक नहीं होते हैं। अगर ये आयनिक पदार्थों में मिले तो हम इनका नाम बदल लेते हैं, तब इनका नाम हो जाता है फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष। अब हम फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष के बारे में विशेष रूप से जानेंगे। ये दोनों दोष इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, प्रत्येक दशा में एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरीके से देख लेंगे। हम इनको आपको अलग अलग बता रहे हैं और फिर इनके बाद इनका अंतर भी बताएंगे। तो हम अब सीखते हैं फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष। पहले हम फ्रैंकल दोष की बात कर लेते हैं। फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल एक वैज्ञानिक का नाम है, क्योंकि इसने ये दोष बताया था इसलिए इस दोष का नाम फ्रैंकल दोष है। फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि क्रिस्टल में उपस्थित, जो कि आयनिक यौगिकों में है, तो क्रिस्टल में उपस्थित धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है। कौन सा स्थान ग्रहण कर लेता है? अंतराकाशी स्थान। तो फ्रैंकल दोष उत्पन्न होते हैं। देखो किस प्रकार से होता है, जैसे ये हमारा, ये एक हमारी व्यवस्था है क्रिस्टल के दोषों की।
यहां आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक दोषों की हमारी क्रिस्टल की, आप बड़ा भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है, बात केवल समझाने की है। ये देखिए बड़ा बना दिया। ये धनायन, ये ऋणायन बी, ये धनायन, ये ऋणायन, ये इनकी आदर्श व्यवस्था। तो जैसा मैंने आपको बताया, जब किसी क्रिस्टल में से धनायन अपना स्थान छोड़ेगा और यहाँ पर जो अंतराकाशी स्थान है उसे ग्रहण कर लेगा, कोई सा भी जा सकता है, हमने ये दिखाया, आप कोई सा भी दिखा सकते हैं। और एक क्रिस्टल में ऐसा कई जगह होगा, ऐसा नहीं हो सकता केवल एक ही जगह हो, कई जगह हो सकता है। ये हो सकता है यहाँ आ जाए, लेकिन धनायन ही अंतराकाशी स्थान में आता है, क्योंकि धनायन का आकार छोटा होता है, ध्यान रखेंगे। तो जब किसी क्रिस्टल में या आयनिक यौगिक में एक धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष को हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। अब फ्रैंकल दोष होने के बाद घनत्व में क्या परिवर्तन हुआ? घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो आयन है वो हमारा बाहर नहीं गया, जो का तुम उसी क्रिस्टल के अंदर है, बस जगह बदली है। तो इसमें द्रव्यमान नहीं बदलेगा, तो घनत्व भी नहीं बदलेगा। तीसरी बात, यह किन यौगिकों में पाया जाएगा? ये उन यौगिकों में पाया जाएगा साधारणतः जिनके धनायन और ऋणायन का अंतर, जिनके धनायन और ऋणायन का अंतर ज्यादा होता है। जैसे एग्जांपल लेंगे हम सिल्वर क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड आदि। ये ऐसे यौगिक हैं जिनके धनायन और ऋणायन का आकार में अंतर कम होता है। तथा साथ ही साथ ये भी आप अच्छी तरीके से समझें कि इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, सहसंयोजन संख्या कैसी होती है? कम होती है। तो वे क्रिस्टल जिनमें धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में आ जाते हैं, फ्रैंकल दोष उत्पन्न करते हैं, तथा इनके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इनके ये उन यौगिकों में मिलता है जिनके धनायन और ऋणायन, सिल्वर आयन ब्रोमाइड आयन, सिल्वर आयन आयोडाइड आयन के आकार में अंतर अधिक होता है, तथा इनकी समन्वय संख्या कम होती है। अब बात कर लेते हैं हम इधर शॉर्टकी दोष की। शॉर्टकी दोष क्या है? शॉर्टकी दोष में भी आप एक ऐसा क्रिस्टल बना लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए क्रिस्टल हमने बना लिया। ये इनकी आदर्श व्यवस्था मानी जाती है, और आदर्श व्यवस्था में विचलन को ही हम डिफेक्ट कहते हैं। तो कैसे डिफेक्ट आता है इसमें, ये आपको देखना है। शॉर्ट की दोष में देखिए, जब किसी क्रिस्टल में समान संख्या में धनायन और ऋणायन बाहर निकल जाते हैं, देखो इसमें ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए एक धनायन A+ गायब हुआ तो कहीं से एक B नेगेटिव भी होगा, और वे अंतराकाशी स्थान में नहीं आएंगे, बाहर निकल जाते हैं, तो ये जगह खाली रह जाती है। और जब ये दोनों इसके अंदर से निकल गए तो द्रव्यमान कम हो जाता है। तो वे क्रिस्टल दोष जिसमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर रिक्तिकाएं बन जाती हैं, शॉर्टकी दोष कहलाते हैं। इसमें क्योंकि आयन बाहर निकल जाते हैं तो द्रव्यमान घट जाता है, और जब द्रव्यमान घट जाता है तो घनत्व में क्या परिवर्तन आता है? घनत्व भी घट जाता है, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। जब द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व का मान भी घट जाएगा।
ये किन यौगिकों में पाया जाता है? जिनके धनायन और ऋणायनों का आकार कैसा होता है? यहाँ था अधिक और यहाँ अंतर होता है कम। एग्जाम्पल लेंगे, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। कुछ ऐसे कंपाउंड भी रहते हैं जिनमें दोनों प्रकार के दोष पाए जा सकते हैं। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों प्रकार के दोष मिलते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद इनकी जो समन्वय संख्या होती है वो अधिक होती है। ठीक है, तो 4 बातें हमारी इसमें हो जाती हैं। उन 4 बातों से ही हम इनमें अंतर निकाल लेते हैं। जैसे हमने कहा शोटकी दोष कौन सा है? जिनमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्या होते हैं? क्रिस्टल में से बाहर निकल जाते हैं या अपना स्थान छोड़ देते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेते हैं, एक अंतर। दूसरा अंतर, ये इनके अंदर जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है, इनमें घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा अंतर, इनके जो आयनों का आकार है उनका जो अंतर है वो कम है और इनके आयनों के आकार का अंतर अधिक होता है। चौथा अंतर, इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या अधिक होती है और इनकी समन्वय संख्या कम होती है। इस प्रकार हम शोटकी दोष में और फ्रैंकल दोष में अंतर कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा शोटकी दोष और फ्रैंकल दोष। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद अशुद्धता दोष। फिर हम पढ़ेंगे नंबर 2 जो हम पढ़ते थे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। पहले हम पढ़ लेंगे अशुद्धता दोष। तो अब जानते हैं अशुद्धता दोष के बारे में। अशुद्धता दोष में क्या होता है? अशुद्धता का मतलब अशुद्धि आना। ठीक है, जब किसी क्रिस्टल में कोई बाहर से कोई दूसरा परमाणु या आयन आ जाता है, ठीक है, तो उस दोष को अशुद्धता दोष कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं जब किसी क्रिस्टल में कोई बाह्य पदार्थ की अशुद्धि आ जाती है तो उसे हम अशुद्धता दोष कहते हैं। जैसे हम देखें सोडियम क्लोराइड में ट्रांसियम क्लोराइड मिला दें तो अशुद्धता दोष उत्पन्न होता है। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड है Na+, Cl नेगेटिव, Na+, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na+, Cl नेगेटिव, Na+, Na+, Cl नेगेटिव, Na+, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na+, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ये हमारा एक सोडियम क्लोराइड का पैटर्न हमने बताया। और जब हमने इस पैटर्न में सोडियम क्लोराइड के अंदर अशुद्धि इंट्रोड्यूस करा दी, ठीक है, क्या कराई? अशुद्धि इंट्रोड्यूस किसकी? ट्रांसियम क्लोराइड की। तो क्या होगा? तो सोडियम आयन की जगह क्या आ जाएगा? जैसे एक सोडियम आयन हटा दिया एक, तो इस ट्रांसियम आयन आ गया। अब कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? 2। सोडियम पे कितना था? 1। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से 2 सोडियम जाएंगे क्योंकि चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा। तो 2 सोडियम की जगह 1 ट्रांसियम आता है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी कहलाएगी क्या? ये हमारी कहलाएगी अशुद्धता दोष, क्योंकि सोडियम के स्थान पर क्या आ गया है? ट्रांसियम आ गया है। तो जब किसी धातु में कोई दूसरा धातु आ जाए, धातु आयन आ जाए, तो उसे हम अशुद्धता दोष कहते हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोपिंग, आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट मान लें और याद कर लें। 1 नंबर का आता है या अपमिश्रण भी कहते हैं। डिफाइन ऐसे करेंगे, बिल्कुल अशुद्धता दोष पे ही है। जब किसी क्रिस्टल में कोई अशुद्धि मिलाकर उसके गुणों में परिवर्तन किया जाता है
तो इस क्रिया को डोपिंग कहते हैं। क्या? जब किसी क्रिस्टल में कोई अशुद्धि मिलाकर क्या किया जाता है, उसके क्रिस्टल के गुणों में परिवर्तन किया जाता है, तो उसे हम डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं। जैसे आपने अर्धचालक सुने होंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये 14वें वर्ग के तत्व हैं। यदि हम इनमें 13वें वर्ग के तत्व जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम या 15वें वर्ग के तत्व फास्फोरस, आर्सेनिक ये मिला दें तो हमारे अर्धचालक बन जाते हैं। तो अर्धचालक किसके कारण होते हैं? डोपिंग के कारण, और वह भी एक तरीके का अशुद्धता दोष ही होता है। क्लियर हो गया आपको समझ में? अशुद्धता मिलाने पर क्या होता है, उनके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तीसरा दोष जिसे हम कहते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक। तो अब हम पढ़ते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष। ये तीसरे नंबर का दोष है नॉन स्टोइकोमेट्रिक ये स्टोइकोमेट्रिक दोष। तो इस प्रकार के दोष में क्या होता है दोस्तों, इस वाले उसमें दोष में जो धनायन है और ऋणायन है उनका अनुपात बदल जाता है। जब धनायन और ऋणायन का अनुपात बदल जाता है तो उत्पन्न दोष को हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष कहते हैं। और जब धनायन और ऋणायन के अनुपात बदलेंगे तो ये भी निश्चित है कि इनकी धनायन और ऋणायन की संख्या में चेंज आएगा, और जब संख्या में चेंज आएगा तो द्रव्यमान भी बदलेगा, तो घनत्व भी बदलता है। क्या बदलता है? घनत्व भी बदलता है। तो इनमें घनत्व पर प्रभाव पड़ता है और ये ताप बढ़ाने से बढ़ जाते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। एक तो है धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। दूसरा है धातु न्यूनता दोष, न्यूनता मतलब कमी। ये मेटल एक्सेस है, ये मेटल डेफिशिएंसी दोष, कमी हो जाना। अब देखो धातु आधिक्य दोष है, मान लीजिए धनायन और ऋणायन है, उसमें हमें धातु बढ़ाना है, तो धातु मतलब धनायन। धनायन बढ़ाने के दो तरीके, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास, देखो आपको दिखा देते हैं, ये हमारे पास एक कोई भी क्रिस्टल है। मैं आपको दोनों तरीके से यहाँ समझा दूंगा, एक ही फिगर में आपको समझ में आएगा। ये हमारा हो गया कोई भी, जैसे मान लीजिए हम इसमें ले लेते हैं हम Na, सोडियम क्लोराइड हमने ले लिया। ठीक है, अब देखो क्लोराइड कितने, 1 2 3 4 5 6 क्लोराइड। सोडियम कितने, 1 2 3 4 5 6 सोडियम आयन और 6 क्लोराइड आयन है। अब इसमें धातु आधिक्य दोष करने का मतलब है सोडियम बढ़ाओ। तो सोडियम बढ़ाने का पहला तरीका है कि हम ऋणायन की वैकेंसी कर दें। ऐसा धातु आधिक्य दोष जो ऋणायन की रिक्तिका से बनता है या ऋणायन की कमी से बनेगा। तो ऋणायन की कमी हो जाएगी तो अभी क्या हो जाता है, आप देखो क्लोराइड कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 और सोडियम में 6, तो कौन ज्यादा है, सोडियम है। तो पहला दोष धातु आधिक्य दोष हम पहला किस प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं कि हम उसके अंदर उपस्थित ऋणायन को लुप्त कर दें। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, ये ए पार्ट, दो तरीके से धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होगा। पहला मैंने बताया आपको ऋणायन की वैकेंसी से, ऋणायन को लुप्त करके, ऋणायन की कमी करके। ठीक है, धनायन बढ़ जाएगा, तो ऋणायन की कमी से जब धनायन बढ़ेगा तो ये धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होगा। जैसे हम सोडियम क्लोराइड को सोडियम वाष्प में गर्म करें
तो जो गर्म करेंगे तो क्लोराइड आयन निकल जाएगा और यहाँ सोडियम वाष्प के परमाणु घूम रहे हैं सोडियम के। ये जो क्लोराइड आयन यहाँ से आया है बाहर निकल के ये किससे क्रिया करेगा और NaCl बना देगा और इससे एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। क्लियर सी बात है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके अंदर स्थान ले लेगा, ठीक है, यहाँ पर इसको जहां से ये ऋण आयन निकला है। तो इससे क्या होगा कि आवेश संतुलित रहेगा। क्या रहेगा? आवेश संतुलित रहेगा। तो इसमें आवेश संतुलित रहता है और एक ऋण आयन या एक से अधिक ऋण आयन अपना स्थान छोड़ देते हैं। तो जो ऋण आयन की वैकेंसी से उत्पन्न धातु आधिक्य दोष है वो इस प्रकार से उत्पन्न होता है। अब आपने इसमें एक चीज और देखी कि यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो ये सोडियम क्लोराइड का कलर चेंज हो जाता है। क्यों कलर चेंज हो जाता है? जब किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में किसी ऋण आयन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जैसे इसमें आया, तो उसे हम F केंद्र कहते हैं। ये देखिए F केंद्र की परिभाषा पूछी जाती है कभी कभी। जब किसी क्रिस्टल में ऋण आयन के स्थान पर आवेश संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसे F केंद्र कहते हैं। और F केंद्र बन जाने से जो हमारा क्रिस्टल होता है उसका रंग बदल जाता है, रंग परिवर्तन हो जाता है, रंग कलर उत्पन्न हो जाता है। कारण F केंद्र को हम कहते हैं फॉरबेनजेंटर। ये एक जर्मन भाषा का शब्द है, उससे जिसमें फॉरबेन का अर्थ होता है रंग, जेंटर का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला। इसलिए इस फॉरबेनजेंटर को शॉर्ट में कह देते हैं F केंद्र। क्या कह देते हैं? F केंद्र। F केंद्र से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने से इसमें रंग उत्पन्न हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये विजिबल लाइट का प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और जिसको ये अवशोषित करता है उसको तो अवशोषित कर लेगा, जो रह जाएगा विजिबल लाइट का पोर्शन वो कलर उत्पन्न कर देता है। ऐसा आप फिजिक्स में आराम से पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हमारे कलर उत्पन्न होते हैं। उसकी डिटेल में हमें नहीं जाना, हमें पढ़ना है धातु आधिक्य दोष। तो पहला तरीका धातु आधिक्य दोष का क्या हो गया कि हम उसके अंदर क्या करें? ऋण आयन घटा दें। ठीक है। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि हम ऋण आयन की संख्या तो घटाएं नहीं, धनायन बढ़ा दें। क्या करें? धनायन बढ़ा दें। जैसे हमने जिंक ऑक्साइड ले लिया, Zn 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, Zn 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, Zn 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, Zn 2 पॉजिटिव। लेकिन नया लेंगे हम Zn 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, Zn 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। तो यहाँ हमें क्या करना है? जब हमें मेटल एक्सेस माने धातु आधिक्य दोष उत्पन्न करना, पहला तरीका ऋण आयन घटा दो, दूसरा तरीका धनायन बढ़ा दो। तो अगर हम जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो जो जिंक आयन है वो यहाँ प्रवेश कर जाती है। ठीक है। अभी तो जिंक आयन यहाँ प्रवेश कर गया तो इसमें जिंक की संख्या बढ़ गई, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 होगी। ऑक्सीजन वही 6 है हमारे, तो बढ़ गया। और धातु बढ़ने का मतलब होता है धातु आधिक्य दोष उत्पन्न। अब जो ये क्या हुआ है, धनावेश उत्पन्न हुए, इनको बैलेंस करने के लिए अंतराकाशी स्थान में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाती है। ठीक है, जिससे आवेश संतुलित हो जाता है। इनमें धातु आधिक्य दोष में ध्यान रखेंगे, हमेशा क्या संतुलित रहेगा? आवेश संतुलित ही रहेगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं धातु आधिक्य दोष के में नंबर 2। दूसरा तरीका क्या है? धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष का मतलब है कि हम इसके अंदर मेटल क्या करें? कम करें। यहाँ तो हमने बढ़ाए थे, पहले ऋण आयन घटा के बढ़ाया, फिर धनायन डाल के बढ़ाया, लेकिन यहाँ हम इसमें क्या कर रहे हैं? धातु न्यूनता दोष उत्पन्न कर रहे हैं। तो हमें धातु घटाना पड़ेगा। धातु घटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम क्या करें? हम उसके अंदर से धातु आयन को हटा दें। ठीक है, धातु न्यूनता ऐसे हो सकती है। तो धातु न्यूनता के लिए हटाने के लिए वैकेंसी बन जाती है। तो जैसे जनरली ये जो देखा जाता है
ये देखा जाता है फेरस सल्फाइड, फेरस ऑक्साइड, निकिल ऑक्साइड जैसे यौगिकों में मिलता है। क्यों मिलता है इन यौगिकों में? क्योंकि इनकी जैसे फेरस ना दो तरह के आयन बनाता है, एक फेरस आयन और एक फेरिक आयन। तो यदि हमारे पास फेरस सल्फाइड है, ये देखिए, यही आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा यहां देखिए आप फेरस कितने, 1 2 3 4 5 6 फेरस आयन है। अभी क्या होता है कि एक फेरस आयन यहां से हट गया, क्या हट गया? एक फेरस आयन हट गया और एक फेरिक आयन आ गया। क्या आ गया? एक फेरिक आयन, ठीक है। एक और हट गया फेरस आयन, फेरिक आयन कितना है? एक और आ गया। अब आप देखो दो फेरिक आयन आ गए, ठीक है, और 3 फेरस आयन हट गए। कितने हट गए? 3। ये हमारा खाली रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इसने क्या करा हमारा कि 2 हटे तो 3 आए, तो सॉरी 3 हटे और 2 आए। तो अब अगर हम देखें धातु के आयन कितने बचे, 1 2 3 4 5, तो धातु घट गया, तो धातु न्यूनता दोष हो। कौन सी दोष होगी? धातु न्यूनता। अब आप कहेंगे कि वे तो +2 वाले थे, ये +3 वाले हैं, आवेश बैलेंस है, क्योंकि +3 वाले +2 वाले 3 गए फेरस आयन, तो 3 दूनी 6 आवेश और 2 ही आ गई, तो आवेश कंप्लीट है, ठीक है। तो ऐसे यौगिक जिनके आयनों की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं वो परिवर्ती होती है, जैसे फेरस आयन, ठीक है, निकिल भी, निकिल 2+ भी होता है, निकिल 4+ भी होता है, ऐसे निकिल के आयन भी होते हैं। तो वे इस दोष को उत्पन्न करते हैं, धातु न्यूनता दोष को। इससे हम केवल कर सकते हैं धातु को क्या करके? कम करके। क्या करके? धातु को कम करके। एक दूसरा तरीका और हम इसमें जैसे हमने करा था कि भाई धातु कम कर दिया, तो इसमें क्या करो कि ऋणायन बढ़ा दो, जैसे हमने इसमें धनायन बढ़ा दिया था, लेकिन इसमें हम ऋणायन नहीं बढ़ा सकते। प्रश्न क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि ऋणायन का आकार बड़ा होता है और वो अंतराकाशी स्थान में नहीं आ सकता। हमने पहले बताया आपको, अंतराकाशी स्थान में केवल धनायन आते हैं, तो इसलिए इस प्रकार से धातु न्यूनता दोष केवल एक ही तरह से उत्पन्न होता है कि उसमें हम धातु आयन घटा सकते हैं। तो ये हमारे डिफेक्ट्स होंगे। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। आप इन डिफेक्ट को, आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तक कोई पेपर ऐसा नहीं बना है एग्जाम उत्तर प्रदेश बोर्ड का या सीबीएसई बोर्ड का भी जिसमें इन डिफेक्ट्स में से एक सवाल नहीं पूछा गया हो, और बहुत आसान डिफेक्ट हैं, कोई ज़्यादा भारी डिफेक्ट्स नहीं है, इन्हें आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। अब हम ये एक सवाल करते हैं, ये डोपिंग पर आधारित सवाल है। यदि सोडियम क्लोराइड को ट्रांसियम क्लोराइड के 10⁻³ मोल प्रतिशत से डोप किया जाए तो धनायन रिक्तियों की संख्या या सांद्रता ज्ञात करो। अब देखो 10⁻³ मोल प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 10⁻³ मोल प्रतिशत का मतलब है कि 100 मोल NaCl, 100 मोल NaCl डोप होते हैं 10⁻³ मोल ट्रांसियम क्लोराइड से, क्योंकि NaCl को डोप किया जा रहा है 10⁻³ मोल प्रतिशत, माने 100 किससे करेंगे? 10⁻³ SrCl2 से, तो 100 मोल NaCl डोप होते हैं 10⁻³ मोल SrCl2 से। 1 मोल हो तो कितने से होगा? 1 मोल NaCl होगा 10⁻³ बटे 100 बराबर 10⁻5 मोल SrCl2 से। अब अगर NaCl में SrCl2 मिलाते हैं, देखो NaCl में अगर हम SrCl2 मिलाते हैं तो Sr के 2 पॉजिटिव आएंगे, और 2 पॉजिटिव आएंगे तो जो Na है वे 2 जाएंगे वैकेंसी में, क्योंकि एक स्ट्रांसियम आयन आएगा तो 2 सोडियम आयन जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि 2 धनावेश हैं, इन्हें संतुलित करेगा, तो 1 2 जाएंगे तो 2 जगह खाली होंगी,
एक पे तो स्ट्रांसियम आ जाएगा और एक वैकेंसी रह जाएगी। क्लियर समझ में आया? जैसे हमने ये सोडियम आयन थे हमारे दो, यहां समझिए दो सोडियम आयन है मान लीजिए, ठीक है, एक डॉक के स्ट्रांसियम से, तो ये स्ट्रांसियम आ गया, तो दो पॉजिटिव चार्ज, सोडियम के दो पॉजिटिव चार्ज थे तो ये भी जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बैलेंस, तो दो पॉजिटिव जाते हैं तो एक स्ट्रांसियम आता है, तो वैकेंसी कितनी बनती है? एक धन आयन की वैकेंसी बनती है। क्लियर हो गया? तो स्ट्रांसियम आयन से एक आयन से एक धन आयन रिक्ति बनती है और हमारे पास स्ट्रांसियम आयन है 10 की घात -5 मोल। 10 की घात -5 मोल स्ट्रांसियम आयन से कितनी रिक्ति बनेंगी? 10 की घात -5 मोल ही बनेंगी। तो एक मोल तो 6.023 गुना 10 की घात 23 के बराबर होता है, तो 6.023 गुना 10 की घात 23 की इसमें गुना कर देंगे और उत्तर आ जाएगा 6.023 गुना 10 की घात 18 रिक्तियां। इस प्रकार से बनने वाली धनायन रिक्तियां हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे डिफेक्ट हो गए हैं, आप अच्छी तरीके से इन्हें कर लें। ओके, थैंक यू।